नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं जगदीश प्रसाद गोयल, जेपी गोयल, स्वागत करता हूं आपका प्रिज्म क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप छोटे-छोटे बच्चों के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो इस साल 12th की परीक्षा दे रहे हैं, चाहे वो आरबीएसई से, चाहे वो सीबीएसई से। उनके लिए मैं एक बहुत महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूं कि हम आज से आपका एक फास्ट रिवीजन, एक रैपिड रिवीजन शुरू कर रहे हैं। आपने कम समय के कारण, क्योंकि राजस्थान बोर्ड में तो इस साल 1 महीने पहले एग्ज़ाम करवा दिए, आपकी रिवीजन नहीं हो पाए हों, किसी अन्य कारणों से कोई रिवीजन प्रॉपर नहीं हो पाए हों, तो आप मेरे साथ जुड़ेंगे और हम आपको एक कंप्लीट तैयारी करवा के देंगे। हम पूरा रिवीजन करवाएँगे मैथमेटिक्स का। तो 12th मैथमेटिक्स, चाहे वो आरबीएसई से है, चाहे वो सीबीएसई से है, हम शुरू कर रहे हैं उसका एक रिवीजन प्रोग्राम। तो प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहिए, मेरे नन्हे-मुन्नों, कोई समस्या हम आपको नहीं आने देंगे और पूरा प्रॉपर रिवीजन हम आपको कर पाएँगे। अगर आपके प्रॉपर रिवीजन हो रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप मेरे साथ जुड़िए, कुछ नए कांसेप्ट आपको समझ में आएँगे, है ना? वो उन पे हम बातें करेंगे, साथ ही आपका जो तैयारी है, उसको एक नई शार्पनेस आप दे पाओगे, एक नई चमक आप दे पाओगे, तो आपको भी इस चीज़ का फ़ायदा होने वाला है। मतलब कुल मिलाकर जिनकी तैयारी कंप्लीट है, वो इस क्लासेस को देखेंगे तो उनका एक रिवीजन और होगा, शार्पनेस और आएगी, और जिन लोगों की तैयारी पहले से ढंग से नहीं है, तो वो हमारे साथ जुड़कर एक रिवीजन कैंप चला सकते हैं। ठीक है ना? तो आप खुद देखिए, दोस्तों को बोलिए, अपनी क्लास में सभी लोगों को बोलिए और मोटिवेट करिए इस वीडियो लेक्चर के लिए। तो ज़्यादा बातें मैं करूँगा नहीं, हम सीधे सिंपल शुरुआत कर रहे हैं। तो बाकी एक दिन मैं आपको सारा इसका डिटेल समझा दूँगा कि कौन-कौन से एक्सरसाइज़ से कितने-कितने सवाल आते हैं। फिलहाल हम आज जो क्लासेस है टू द पॉइंट बात करेंगे। बहुत समय हमारे पास होगा नहीं, क्योंकि जल्दी ही परीक्षा है और आप अभी अपनी प्रायोगिक परीक्षाओं में थोड़ा-सा हो सकता है व्यस्त हों। फिर भी आप 1 घंटा निकालिए और हमारे साथ जुड़िए। कोशिश करेंगे हम कि रोज़ाना की रोज़ाना एक छोटा-सा टॉपिक या 2 दिन में एक टॉपिक खत्म करने की कोशिश करें। कुल मिलाकर 13 आपकी एक्सरसाइज़ हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि हम निपटा पाएँ। ठीक है ना? तो बने रहिए मेरे साथ। तो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ आपका एक अलजेब्रा का टॉपिक, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन, या फिर आप इसको हिंदी में देखेंगे तो संबंध के रूप में आप देख लीजिए। रिलेशन या संबंध के रूप में इसे हम देखेंगे। तो रिलेशन पढ़ने से पहले आप एक चीज़ देखिए, हम रिलेशन पे जब बात करेंगे तो आपको क्या चीज़ें देखनी है, आपको कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी होना, बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है। तो आपने समुच्चय पढ़े हैं, समुच्चय आपने पढ़े हैं, ज़्यादा मैं समुच्चय पे जाऊँगा नहीं, केवल एक सिंपल सा आपको बता देता हूँ। समुच्चय क्या थे? वस्तुओं या संख्या कह सकते हो आप, का सुपरिभाषित संग्रह, ये हमने कहा था। जैसे एक हम लेके चले कोई सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4, इस तरीके से हमने ले लिया एन तक, 1 2 3 4 एन तक हमने इसको उठा लिया। ठीक है ना? अब इस सेट ऑफ नंबर में क्या है कि आप इसमें 1 3 2 4 ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो कोई समुच्चय है ए, राम
श्याम, मोहन, ऐसे कोई एक समुच्चय दे रखा है, मान लीजिए कोई, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, राम, मोहन, श्याम। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी समुच्चय में जो उसके एलिमेंट हैं उनका ऑर्डर फिक्स नहीं होता, उनका ऑर्डर हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। समुच्चय ऐसे के ऐसे बना रहता है, समान समुच्चय बना रहता है, ठीक है ना। इस समुच्चय में मतलब जो एलिमेंट हैं उनको डिस्टर्ब करने पर, इधर उधर करने पर, हटा नहीं रहे हम उससे, उसी में उनकी लोकेशन चेंज कर रहे हैं, बस लोकेशन चेंज करने पर समुच्चय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। अब सुनिए अब आगे, यदि ऐसा हो कि कोई भी समुच्चय में हम एलिमेंट की एक लोकेशन फिक्स कर दें कि पहले स्थान पर पहला समुच्चय आएगा, पहला अवयव आएगा, दूसरे स्थान पर दूसरा अवयव आएगा, तीसरे स्थान पर तीसरा अवयव आएगा, चौथे स्थान पर चौथा अवयव आएगा, ऐसी पोजीशन हम क्रिएट कर दें, तो वो जो समुच्चय होता है उसको एक नया नाम दे दिया जाता है जिसे अपन एन टपल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये आपने शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा, तो आप देख लीजिए, एन टपल। एन टपल में क्या होगा कि किसी समुच्चय में अवयवों के स्थान का निर्धारण कर दिया जाता है। किसी समुच्चय में अवयवों के स्थान का निर्धारण कर दिया जाता है, तो फिक्स कर दिया कि जैसे मान लीजिए ये हमने फिक्स कर दिया 1 2 3 4, बिल्कुल फिक्स कर दिया है इस पे, यानी पहले स्थान पर 1 आएगा, दूसरे स्थान पर 2 आएगा, तीसरे स्थान पर 3 आएगा और चौथे स्थान पर 4 आएगा, ठीक है ना। अब हम इसकी लोकेशन चेंज नहीं कर पा रहे हैं, और करेंगे तो जो वैल्यू होगी इस टपल की वो बदल जाएगी, ठीक है ना। मतलब जैसे आप ये देखिए, आपने त्रिविमीय ज्यामिति में पढ़ा होगा x, y, z, कोई बिंदु का मान है, कोई बिंदु दे रखा है आपको ये, और ये दे रखा है 1 2 3, तो इसका मतलब हो गया x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। ये इनके स्थानों का निर्धारण फिक्स है ना। ऐसे ही अगर मैं इसी को ऐसे कर दूं 2 1 3, तो क्या यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 3 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हमने इस ट्रिपल में, इसको ट्रिपल बोलेंगे, 3 है तो इस ट्रिपल में मैंने चेंज कर दिया, एलिमेंट की जो लोकेशन है वो बदल दी, उनका स्थान मैंने बदल दिया, तो जो वैल्यूज हैं उनका मान भी बदल जाएगा, यानी कि ये जो ट्रिपल है वो एक अलग ही हो जाएगा, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि समुच्चय में जो अवयव होते हैं उनके स्थान का कोई निर्धारण नहीं होता, हम उनके स्थान को बदल सकते हैं, जबकि जो तब यदि स्थानों का निर्धारण हम फिक्स कर दें कि पहले स्थान पर पहला अवयव, दूसरे स्थान पर दूसरा अवयव, तीसरे स्थान पर तीसरा अवयव और nवें स्थान पर nवां अवयव रहे, तो वो जो समुच्चय है वो क्या कहलाएगा, एन टपल कहलाएगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान आना चाहिए। अब इसको मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको क्रमित युग्म के बारे में बताना है, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बताना है। तो अगर एलिमेंट 3 है तो उसको ट्रिपल कह देंगे, और अगर एलिमेंट 2 हैं उस समुच्चय में, यदि किसी समुच्चय में अवयव 2 हैं, अवयव
किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या दो है और उनका स्थान का निर्धारण हमने कर दिया, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ए बी, तो पहले स्थान पर ए रहेगा और दूसरे स्थान पर बी रहेगा, तो इसे अपन क्या कहेंगे, इसे हम बोलेंगे क्रमित युग्म, यानी कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होगा, यानी कि इनका स्थान बदलेंगे तो ये जो पेयर है उसकी वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो क्रमित युग्म में क्या होता है कि स्थानों का जो निर्धारण होता है वो फिक्स होता है, पहले अवयव स्थान पर पहला अवयव और दूसरे स्थान पर दूसरा अवयव आएगा। जैसे ही हम इनको चेंज करेंगे इनकी लोकेशन, तो उस ऑर्डर्ड पेयर की वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है ना। जैसे आप किसी द्विविमीय ज्यामिति में पढ़ते हो, कोई बिंदु x, y है और इसको हमने लिख दिया 1 2, इट मीन्स x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। हमेशा पहले स्थान पर x और दूसरे स्थान पर y रहेगा। अगर इसको मैं 2 और 1 कह दूं तो इसका मतलब ये और ये बराबर हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। आप प्लान में देख लीजिए इसको, है ना, द्विविमीय ज्यामिति में देख लीजिए या त्रिविमीय ज्यामिति में देख लीजिए, इस बिंदु की लोकेशन बदल जाएगी। क्या हो जाएगी? इस बिंदु की लोकेशन बदल जाएगी। तो यहां पर x की जो वैल्यू होगी 2 होगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, क्रमित युग्म की एक खासियत होती है। तो ये मैंने आपको एक पूरा कंसेप्ट बता दिया जो आपको कोई नहीं बताने वाला, आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि ऐसा भी होता है, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया कि कोई भी समुच्चय, उसमें वस्तुओं का या अवयवों का स्थान निर्धारित नहीं होता। यदि उसमें हम अवयवों का स्थान निर्धारित कर दें कि पहले स्थान पर पहला अवयव आएगा और दूसरे स्थान पर दूसरा अवयव और nवें स्थान पर nवां अवयव होगा, तो ये जो समुच्चय होता है इसको n टपल के नाम से जाना जाता है। और इसमें जैसे जैसे अवयवों की संख्या होती है उसको उसी नाम से जान लेते हैं, इसी n टपल को। यदि अवयवों की संख्या 3 है तो इसको ट्रिपल कहा जाता है, और इसी n टपल में यदि अवयवों की संख्या 2 है तो इसको क्रमित युग्म या ऑर्डर्ड पेयर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। आई थिंक इट इज क्लियर, आपको बिल्कुल तरीके से क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। क्रमित युग्म के बाद हम बात करेंगे एक अगली चीज के बारे में जिसे ओपन स्टेटमेंट कहेंगे, यानी कि नाम देंगे इसका हम खुला वाक्य या कथन। खुला वाक्य या कथन, ठीक है ना। तो ये क्या होगा वो देखते हैं अपन। तो इसके देखिए, यह एक ऐसा कथन होता है जिसमें एक से अधिक चर होते हैं, एक से अधिक चर होते हैं। यह एक ऐसा कथन होता है जिसमें एक से अधिक चर होते हैं। दूसरा, इसमें देखना है आपको, इस कथन की सत्यता चर राशि के मान पर निर्भर करती है। कथन की जो सत्यता है वो किस पर निर्भर करती है? चर राशि के मान पर निर्भर करती है। जब तक
चर राशि का एक निर्धारित मान नहीं दिया जाता, जब तक चर राशि का एक निर्धारित मान नहीं दिया जाता तब तक कथन की सत्यता तय नहीं होती। ये देखिए, आप ओपन स्टेटमेंट के लिए 3 स्टेटमेंट मैंने आपको लिखा है। ये स्टेटमेंट क्या है कि ये एक ऐसा कथन होता है जिसमें चर राशि के जो मान है ना, चर राशि का जो मान है वो एक से अधिक होंगे। एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा होंगे, एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं, एक या एक से अधिक चर होते हैं। कथन की सत्यता चर राशि के मान पर निर्भर करेगी। कथन सत्य है कि असत्य है, वो चर राशि का मान हम जो रखने वाले हैं उस पर निर्भर करेगा। और कथन जब तक चर राशि का एक निर्धारित मान, हम उसका एक कोई मान नहीं रख देंगे, तब तक कथन की सत्यता को हम चेक नहीं कर पाएंगे कि जो स्टेटमेंट है वो सही है, सत्य है कि असत्य है। यानी कि स्टेटमेंट ओपन है, खुला हुआ है। चर राशि की वैल्यू अगर उस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रही है तो कथन सत्य है, और चर राशि की वैल्यू उस कथन को सत्य या सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो वो कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो ये सब क्या है, खुला पड़ा है, ओपन है, इसीलिए ये कथन क्या कहलाता है, खुला कथन कहलाता है, ओपन स्टेटमेंट कहलाता है। और इसका बहुत महत्वपूर्ण होता है संबंध को परिभाषित करने में, वो मैं बताऊंगा कैसे। तो जैसे देखिए आप, जैसे मान लीजिए x+5 इज इक्वल टू 0, ये एक कथन है, ठीक है ना। अगर x की वैल्यू -5 रखेंगे तो ये कथन संतुष्ट है, और x की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू -5 रखें कुछ भी, तो ये कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यानी x इज इक्वल टू -5 पर इस कथन का मान क्या आ जाएगा, सत्य होगा, ठीक है ना। और अगर x की वैल्यू इस -5 के अलावा हम कुछ भी पुट करें तो उसके लिए क्या होगा, ये असत्य होगा। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लूं, x ग्रेटर देन 6, ये कथन कब सत्य होगा, जब x का मान 6 से बड़ा हो, ठीक है ना। और इसके अलावा कोई भी मान हो, यानी कि 5 रखें, 4 रखें, -1 रखें, उसके लिए ये कथन सत्य नहीं होगा, ठीक है ना। तो x के मान के ऊपर इस कथन की सत्यता, या चर राशि के मान के ऊपर इस कथन की सत्यता निर्भर करती है, ठीक है ना। तो चर राशि का मान रखा जाता है, तभी क्या होगा, तभी क्लियर किया जाता है कि कथन कैसा है, सत्य है कि असत्य है, ठीक है ना। तो ये एक चीज है। उसके बाद हम बात करेंगे आपसे अगली चीज के बारे में, कार्तीय गुणा। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इस पे हम बात करेंगे। तो ये क्या होता है वो देखिए आप, कोई दो समुच्चय हमने ले लिए,
दो नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी। दो नॉन एम्प्टी सेट हमने ए और बी उठा लिए, दो अरिक्त समुच्चय ए और बी। तो ए और बी पर कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्तीय गुणा ए क्रॉस बी क्या होगा? उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होगा। सभी संभावित क्रमित युग्मों का क्या होगा? समुच्चय होगा, जहां पर x बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी होगा। यानी कि दो समुच्चय हमने लिए, दोनों के दोनों अरिक्त होने चाहिए। रिक्त भी हो सकता है तो वो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो 5 हो जाएगा, ठीक है ना, वो भी रिक्त हो जाएगा, उसमें भी कोई एलिमेंट नहीं होगा। लेकिन हम पर रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, तो कोई भी दो अरिक्त समुच्चय हमने उठा लिए, नॉन एम्प्टी सेट उठा लिए ए और बी, तो इनके बीच में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो ए क्रॉस बी, वो ऐसे होगा कि कैसे होगा कि आपको एक सेट मिलेगा, किसका? ऑर्डर्ड पेयर का। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी is the set of ordered pair in which first element of ordered pair belongs A and second element of ordered pair belongs from set B। इस तरीके से, यानी कि हम इसको लिखना चाहें A तथा B का कार्तीय गुणा क्या होगा? ए तथा बी का कार्तीय गुणा क्रमित युग्मों का सभी संभावित क्रमित युग्मों का एक समुच्चय होता है जिसमें पहला अवयव पहले समुच्चय से ए से तथा दूसरा अवयव समुच्चय बी से आता है। यानी कि ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी क्या होगा? एक सेट होगा, किसका? ऑर्डर्ड पेयर का, जब फर्स्ट एलिमेंट कहां से आएगा? कम्स फ्रॉम ए, यानी फर्स्ट सेट से आएगा, और जो दूसरा है वो दूसरे सेट से आएगा, ये रहेगा। यानी कि एक्स बाई को अपन बाई एक्स यहां नहीं लिखेंगे, यानी ए क्रॉस बी नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये केवल एक ही कंडीशन में होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, जब कैसे हो? ए और बी आपस में बराबर हो, और उसके लिए भी एक कंडीशन होगी, वो मैं बताता हूं आपको, ठीक है ना। सेम एलिमेंट होंगे सिंगल एलिमेंट के लिए। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसको। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे संबंध की, रिलेशन। ये क्या होता है? समुच्चय ए से बी में परिभाषित संबंध आर
ए से बी में कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। यानी कि R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जा सकता है। R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ये क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। यानी कि कार्तीय गुणा हम कर रहे हैं A और B का, तो A से B में परिभाषित कोई भी संबंध उसका क्या होता है, एक उपसमुच्चय होता है। ये चीज हम डिफाइन करेंगे किससे, अभी जो मैंने आपको बताया था ना ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस मैंने क्या बताया था कि ओपन सेंटेंस में क्या होता है कि एक कथन होता है जिसमें एक से अधिक चर राशि होती हैं, और उस कथन की जो सत्यता है वो किस पर निर्भर करती है, चर राशि के मान पर निर्भर करती है। अगर चर राशि के मान के लिए, किसी मान के लिए वह कथन कैसा है, संतुष्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कथन सत्य है। और जो सत्य वाली कंडीशन होगी, शर्त होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो अवयव है वो उस संबंध का एक तत्व है। ठीक है ना। अगर मान लीजिए किसी चर राशि के मान पर वो कथन कैसा है, असत्य है, तो इसका मतलब उन अवयवों की में आपस में कोई संबंध नहीं है। तो ये आप और समझने का प्रयास करिए, मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आगे हम देखते हैं। देखिए, आर क्या होगा, एक संबंध होगा किसका, सभी x, y क्रमित युग्मों को हम लेके चलेंगे। इसमें बिलोंग्स टू, ये कहां से होंगे, A क्रॉस B से होंगे, और यहां पर P x y क्या होगा, सत्य है। तो R में वो x y आएंगे, यानी कि वो कथन आएंगे जो सत्य हैं, और ये x y कहां से होंगे, A क्रॉस B से होंगे, ये कार्तीय गुणा से होंगे। ठीक है ना। तो यहां पर P x y क्या है, एक खुला कथन है। अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, वो आपको समझ में दे, समझे। एग्जांपल, जैसे कोई सेट है 1 2 3, ठीक है ना। R एक संबंध है R एक संबंध है जो A से A में परिभाषित है। A से A में परिभाषित है किस प्रकार, P x, y, A ओपन स्टेटमेंट, x बराबर y, ये आपको दे रखा है। यहां पे P x y जो है वो x बराबर y, P x और y में संबंध इस प्रकार है कि x इज इक्वल टू y। तो A से A में हम जो क्रमित युग्म लेंगे वो क्या होंगे, A से A का आप वो करिए, कार्तीय गुणा करिए, 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से। ठीक है ना, आपस में कर रहे हैं अपन, है ना। उसके बाद 2 का 2 से, 2 का 1 से, और 2 का 3 से। उसके बाद 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से।
ये आपका कार्तीय गुणा कर दिया मैंने ए का ए से, है ना। यदि इसमें m एलिमेंट है और दूसरे में भी अगर n एलिमेंट है तो जो कार्तीय गुणा होता है उसमें m इंटू n एलिमेंट होता है, ठीक है ना। अब क्या कहा है, रिलेशन ये है हमारा पी एक्स बाई एक्स कॉमा एक्स इज इक्वल टू बाई। क्या होगा, जहां x और y आपस में बराबर हैं तो हमें वो ऑर्डर पेयर उठाने हैं, तो 1 1 2 2 और 3 3। इसके लिए ये कथन क्या है, सत्य है। तो r क्या होगा, 1 1 2 2 और 3 3। इसके लिए तो कथन सत्य है जहां x इज इक्वल टू बाई है। तो इसका मतलब क्या हो गया, r इसी का तो एक सबसेट हुआ, इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, और ये क्या है, एक परिभाषित संबंध है। तो ये दोनों चीजें हमने आपको प्रूफ करके दिखा दी। आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, है ना, यानी कि अगर ए से ए में या ए से बी में कोई संबंध परिभाषित है आर, तो आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी आर में वो सभी एलिमेंट सम्मिलित होंगे जो उस ओपन स्टेटमेंट को क्या कर रहे हो, सत्य साबित कर रहे हो, ठीक है ना। अब हम इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर चलेंगे, वो देखिए आप। हाँ, ये हमने लेके चले रिलेशन, ए कोई सेट है 1 2 और बी कोई सेट है 2 3 4। अब एक संबंध आर है, इस प्रकार है, जैसे मान लो दे दिया एक्स बाई, इस तरीके से कोई ओपन स्टेटमेंट x इज ग्रेटर देन बाई। क्या दे दिया, x बाई से बड़ा है। x ग्रेटर देन बाई, x किससे बड़ा है, बाई से बड़ा है, ये दे दिया आपको। तो पहले आप क्या करेंगे, आप एक कार्तीय गुणा निकाल लीजिए, चाहो तो, है ना, और नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल अपन रिलेशन लिख देंगे कि जो r होगा उसमें कौन कौन से एलिमेंट शामिल होंगे, x बड़ा है 22 से, तो है क्या ऐसा कुछ, 1 और 2 लेंगे। देखिए बात, पहले मैं आपको ये कर देता हूं, a क्रॉस b निकाल लेते हैं, वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4, ठीक है ना। ये एक क्रमित युग्मों का समुच्चय मिल गया ए क्रॉस बी। अब ये क्या रखा है आपको ओपन स्टेटमेंट में कि एक संबंध है ए से बी में कि x क्या होना चाहिए, y से बड़ा होना चाहिए, ये ओपन स्टेटमेंट है ना। तो देखिए आप, x की वैल्यू y से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ है क्या, यहाँ x की वैल्यू 1 है, ये छोटी है 2 से, यहाँ भी ये सब जगह छोटी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब x और y के लिए यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है। तो a क्रॉस b में जो ये संबंध है r, वो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, एक रिक्त समुच्चय आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रिक्त समुच्चय, कोई संबंध परिभाषित नहीं है जो इस कथन को क्या करता हो, सत्य साबित करता हो, ठीक है ना। तो r क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है,
यानी कि संबंध का एक पार्ट है ए बी, कोई भी क्रमित युग्म, तो इसको हम लिखते हैं ए रिलेटेड टू बी। क्या लिखते हैं? ए रिलेटेड टू बी, यानी ए का संबंध है बी से। यदि ए बी इज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी में कोई संबंध नहीं है, तो इसको लिखते हैं ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। क्या लिखेंगे इसको? ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, यानी ए बी कोई भी क्रमित युग्म कहाँ मिल रहा है? आर में मिल रहा है, तो इसका मतलब संबंध स्थापित है, तभी तो वो आर में है। तो इसका मतलब हुआ कि ए का संबंध किससे है? बी से है। ए इज रिलेटेड टू बी, ठीक है ना। यदि हम ये कहें कि ए बी नॉट बिलोंग्स टू आर, ए बी नॉट बिलोंग्स टू आर, को थोड़ा सा मैं बड़ा लिख देता हूं। ए बी नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना, ए बी आर में नहीं है, तो इसका मतलब हुआ ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, ए का बी से कोई संबंध नहीं है। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो ये मैंने आपको अब तक बता दिया, साधारण सी कुछ बातें थी, ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं इस पर और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और देखते हैं इसमें। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट ए एम है, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर बी में एन है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में हमेशा क्या होंगे? एम इंटू एन होंगे। ये आप याद रख लेना, ठीक है ना। अब ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कुछ छोटे सवाल में ये आ जाए कि कोई भी कार्तीय गुणा में कुल अवयवों की संख्या कितनी होगी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो सेट मिलेगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, ठीक है ना। अगर सेट ऑफ एक से ए क्रॉस बी में की हम बात कर रहे हैं, तो सेट ए में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट एम है और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट एन है, तो ए क्रॉस बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे या समुच्चय ए क्रॉस बी में जो अवयवों की संख्या होगी वो कितनी होगी? एम इंटू एन होगी। जैसे मैं कहूं आपसे, अभी हमने किए थे सवाल इस पे, नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितने हैं? 3 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में कितने हैं? 2 हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने होंगे? 6 होंगे। कितने होंगे? 6 होंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक चीज तो ये आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर m इंटू एन होगी। ये कुल संभावित संबंधों की संख्या होगी 2 की पावर m n। यदि m में एलिमेंट कितने हैं? n है। सॉरी, समुच्चय a में जो अवयवों की संख्या है वो m है, समुच्चय b में अवयवों की संख्या है n है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a इज m और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b आर n, then number of relation a to b is 2 की पावर m है, ठीक है ना। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखो। अब देखिए आप आगे हम देखते हैं, इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें कोई सेट दे रखा है, लेट 1 2 3, ये कोई सेट है और दूसरा सेट है B, उसमें एलिमेंट है 4 इंटू 4 एंड 5। तो फाइंड नंबर ऑफ
different relation, find number of different relations from A to B. Find number of different relation from A to B, यानी कि समुच्चय A में को आपको इस तरीके से दे रखा है, समुच्चय B में दो एलिमेंट हैं 4 और 5, तो आपको कुल अलग अलग संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है। कुल डिफरेंट एलिमेंट रिलेशंस की संख्या A से B में क्या होगी। तो मैंने बताया था अभी आपको, नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशन क्या होंगे, 2 की पावर mn। तो 2 की पावर m कितना है 3, 2 की पावर 6, मतलब 64 रिलेशन बनेंगे। कुल कितने रिलेशन होंगे 64। ये आपको ध्यान रखना है ना। सिंपल सवाल आएगा और अपने को कैलकुलेट करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है ना। चलिए अब हम आपको कुछ अलग अलग रिलेशंस के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, रिक्त संबंध। ये क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन रिक्त संबंध क्या होगा। संबंध आर समुच्चय ए से समुच्चय बी पर एक रिक्त संबंध कहलाता है। रिक्त संबंध कहलाता है। एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि R कैसा है, फाई है। R में ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, जो A में एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है ना। R कैसा हो, रिक्त हो, तो वो क्या कहलाएगा, एक रिक्त संबंध कहलाएगा। यानी कि ऐसा कोई भी पेयर, ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, ऐसी कोई x y या चर राशि का मान नहीं है जो उस ओपन स्टेटमेंट को क्या कर सके, सत्य साबित कर सके, उसकी सत्यता को सार्थक सिद्ध कर सके। सिद्ध है तो ऐसा संबंध क्या कहलाएगा, रिक्त संबंध कहलाएगा, ठीक है ना। अभी मैंने आपको करवाया था ना, देखिए हमने एक ओपन स्टेटमेंट लिया था x ग्रेटर देन y, लेकिन पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऐसा कोई भी पेयर नहीं था जो इसको सेटिस्फाई कर सके, x ग्रेटर देन y को। तो इसका मतलब R में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, खाली होगा, है ना, कोई भी समुच्चय नहीं हो, सॉरी अवयव नहीं होगा। तो इसलिए R क्या हो गया, फाई हो गया। R क्या हो गया, फाई हो गया। तो इस R यहां पे क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R एक एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं इसमें यूनिवर्सल रिलेशन। अब ये यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, आर अगर ए क्रॉस बी के इक्वल हो जाए, यानी कि
ए क्रॉस बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वही एलिमेंट किसमें हो, उस रिलेशन में हो, उस संबंध में हो। यानी कि ईच पेयर या ईच एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इज सेटिस्फाइड रिलेशन आर, देन आर इज यूनिवर्सल रिलेशन। यानी आर का या ए क्रॉस बी का प्रत्येक अवयव यदि आर को संतुष्ट कर रहा है, आर को या उस खुले कथन को संतुष्ट कर रहा है, जो ओपन स्टेटमेंट है उसको सेटिस्फाई कर रहा है प्रत्येक अवयव, तो वो आर क्या बन जाएगा, एक यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। आर यहाँ पर एक सबसेट ना होकर, है ना, एक इक्वल सेट हो जाएगा ए क्रॉस बी के। ठीक है ना, एक क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। तब क्या कहेंगे अपन इसको, आर को यूनिवर्सल रिलेशन में मानकर चलेंगे। ठीक है ना, तो आगे देखिए अब आप। एक एग्जांपल लेते हैं इस पे। अरे क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं अपन इस पर। एग्जाम्पल है, लेट कोई सेट है ए, इसमें एलिमेंट है 1 और 2, और कोई रिलेशन है आर। आर कैसा रिलेशन है, 1 1 1 2 2 1 2 2। ये कोई रिलेशन दे रखा है ना, ये कोई एक रिलेशन दे रखा है ए से ए में। तो ए से ए में तो ए क्रॉस ए निकालेंगे अपन, तो ए क्रॉस ए निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 1 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ। ये क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये रिलेशन गिवन है आपको, यानी ए से ए में कोई संबंध आपको आर इस प्रकार दे रखा है कि 1 1 2 1 2 2 1 और 2 2 ये दे रखा है। तो ए क्रॉस ए भी क्या आया, यही निकल कर आया, यानी आर किसके इक्वल हो गया, ए क्रॉस ए के इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, आर कैसा हुआ, जब ए क्रॉस ए के इक्वल है तो आर इज यूनिवर्सल। आज आर क्या है, यूनिवर्सल है। ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, अब देखिए ये आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यहां एक छोटा सा अंतर है। आइडेंटिटी रिलेशन में कि कोई भी, मान लीजिए ए कोई सेट है 1 2 3, ठीक है ना। अब इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ए क्रॉस ए में, वो क्या बनेंगे, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3, ये ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे कुल मिलाकर। अगर हम कोई संबंध कर रहे हैं 1 1 2 2 और 2 3 3 3, ये कोई रिलेशन है, तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। कैसे, क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएट विद इटसेल्फ। ए का प्रत्येक अवयव केवल और केवल स्वयं से संबद्ध हो, तो उस परिस्थिति में जो रिलेशन होगा वो क्या कहलाएगा, तत्समक संबंध कहलाएगा। यानी कि अगर यहां पर
1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है और 1 का संबंध 2 के साथ और हो गया, तो ये रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होगा, ये रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होगा, ये रिलेशन हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। ये कौन सा हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। आइडेंटिटी में केवल और केवल यही कंडीशन है कि स्वयं का संबंध स्वयं से, मतलब मैं मुझसे ही सीमित रहूं, इसके अलावा मेरा संबंध किसी से नहीं होगा। जबकि रिफ्लेक्सिव में थोड़ा सा लूज हो जाता है, मैं मुझसे संबंध तो रखूं, साथ में आपसे भी रखूं, इनसे भी रखूं, उनसे भी रखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझसे मुझका संबंध हो जाए, इसके अलावा मैं किसी के साथ संबंध रखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में क्या है, आपके ऊपर कंडीशन लगा दी जाती है कि आप केवल अपने आप से ही संबंध रखोगे, इसके अलावा किसी से संबंध नहीं रखोगे। यानी कि सेट का कोई भी एलिमेंट का एसोसिएशन खुद के साथ होना चाहिए, केवल और केवल खुद के साथ। यदि और केवल यदि एसोसिएट विद इटसेल्फ, तो वो जो रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन होगा, तत्समक संबंध होगा। बात समझ में आ गई? तो ये चीज है। इसको हम और लिखना चाहें आगे, ए relation are on a set A is said to be the identity relation on A if R A B A belongs to A और B belongs to A और यहां क्या हो, A इक्वल टू B हो, आपस में है ना। इस तरीके से इसको अपन क्या कहेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे, या हम इसको कहते हैं R इक्वल टू ए, ठीक है ना। और यहां A बिलोंग्स टू A, इसमें केवल यही आएगा, A बिलोंग्स टू A, ये शामिल होगा। क्लियर? ये आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हो, इसको अपन IA के नाम से भी जानते हैं, इसका सिंबल IA भी कह सकते हैं, A बिलोंग्स टू A, ये आ गया। तो यानी कि कोई भी समुच्चय है, उसमें प्रत्येक जो अवयव है वो स्वयं के साथ संबद्ध है और केवल स्वयं के साथ संबद्ध है, तो वो जो संबंध होगा वो क्या कहलाएगा? तत्समक संबंध कहलाएगा। बात समझ में आई? अब हम कल आपके मतलब की चीजें लेके चलेंगे, जिसमें हम आपको रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, है ना, और सिमेट्रिक रिलेशन पे आपकी बुक्स के जितने सारे एग्जाम्पल हैं वो हम कल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करेंगे, कल ये चैप्टर हम फिनिश कर देंगे, ठीक है ना। थैंक यू।